नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवी मिनट। आज हम सुपरहिट तेलुगु फिल्म रंगस्थलम की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसे एसएस राजामौली के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म माना जाता है। रंगस्थलम फिल्म में रामचरण और समंथा अक्किनेनी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां एक युवक अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह फिल्म क्यों इतनी खास है। 1980 के दशक में रंगस्थलम गांव के एक आंशिक रूप से बहरे और चिड़चिड़े निवासी चित्ती बाबू कोल्ली रंगम्मा के इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते हैं। रंगस्थलम के पंचायत के भय और सम्मानित अध्यक्ष फनींद्र भूपति गांव के सहकारी समाज को नियंत्रित करते हैं, जिसे सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी गांव के लोगों को लोन देती है, लेकिन उच्च ब्याज दरों के कारण कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं। एक दिन सोसाइटी एर्रा श्रीनु की मक्का की फसल को जब्त कर लेती है, क्योंकि वह लोन की अदायगी में देरी कर देता है। इससे श्रीनु की डूबने से आत्महत्या हो जाती है, जिससे गांव के लोगों में आक्रोश फैल जाता है। चित्ती बाबू का जीवन बदल जाता है जब उनके बड़े भाई कुमार बाबू फारस की खाड़ी से काम करके लौटते हैं। कुमार बाबू सोसाइटी के उच्च ब्याज दरों वाले लोन और संपत्ति जब्ती से परेशान हैं, जो अनपढ़ ग्रामीणों का शोषण करते हैं। कुमार बाबू गांव के लोगों को सोसाइटी के खिलाफ एकजुट करने का फैसला करते हैं। वह चित्ती बाबू को अपने साथ राजा महेंद्रवरम ले जाते हैं, जहां वह अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलते हैं। इस बीच चित्ती बाबू रमलक्ष्मी से मिलते हैं और उनसे प्यार कर बैठते हैं, हालांकि वह अपनी सुनने की कमी को छिपाते हैं। चित्ती बाबू काशी के भाइयों से भिड़ जाते हैं जब वे रमलक्ष्मी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वह शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह इसे सुनने से इनकार कर देता है और तुरंत चला जाता है। बाद में उसके प्रस्ताव को समझने के बाद वह आधी रात को उसके घर में घुस जाता है, लेकिन अपनी विकलांगता के कारण उसके परिवार को गलती से अलर्ट कर देता है। रमलक्ष्मी अपने परिवार और गांव के लोगों के सामने चित्ती बाबू से प्यार करने से इनकार कर देती है, जिससे गलतफहमी और चित्ती बाबू के साथ उसके रिश्ते टूट जाते हैं। अंततः एक ग्रामीण को आत्महत्या से बचाने के बाद रमलक्ष्मी चित्ती बाबू की विकलांगता को समझती है और सुलह की पेशकश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। रमलक्ष्मी, जो समाज की धोखाधड़ी को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षित है, कुमार बाबू के साथ विरोध करती है। एक टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में सोसाइटी के एक कर्मचारी पर हमला कर देते हैं, जिससे पंचायत की सुनवाई होती है। डरे हुए रमलक्ष्मी के पिता उसे दूर ले जाते हैं और भूपति कुमार बाबू पर भारी जुर्माना लगाते हैं। सेशु नायडू सोसाइटी के अध्यक्ष चित्ती बाबू और कुमार बाबू के पिता को अपमानित करते हैं, लेकिन हर कोई इसे चित्ती बाबू से छिपा देता है। इसे पता चलते ही एक गुस्से में आकर चित्ती बाबू नायडू को थप्पड़ मारता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि वह रमलक्ष्मी के साथ सुलह करता है, इससे पहले कि उसे ले जाया जाता है। भूपति मदद करने से इनकार कर देता है, जिससे कुमार बाबू स्थानीय विधायक दाक्षिणामूर्ति से परामर्श लेने का फैसला करते हैं। कुमार बाबू भूपति के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, जिसका उद्देश्य उनके 30 वर्षों के अनियंत्रित शासन को समाप्त करना है। कुमार बाबू समाज के धोखाधड़ी भरे कामों का पर्दाफाश करते हैं, जिससे गांव के लोगों का समर्थन मिलता है और वे खुद को वार्ड सदस्यों के रूप में नामांकित करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिनमें काशी और उसके भाई भी शामिल हैं। हालांकि रंगम्मा रहस्यमयी ढंग से समर्थन से इनकार कर देती है, जिससे चित्ती बाबू को दुख होता है। जब रंगम्मा से इसके बारे में पूछा जाता है, तो वह बताती है कि भूपति ने कई ग्रामीणों की हत्या की थी, जिनमें उसके पति रामप्रसाद और एर्रा श्रीनु भी शामिल थे, जो उन्हें विरोध करने के लिए मारे गए थे। अपने भाई की चिंता में चित्ती बाबू कुमार बाबू के अभियान को कमजोर करने के लिए भूपति से रिश्वत लेता है, लेकिन बाद में पछतावा करता है और रिश्वत वापस कर देता है और इसके बजाय भूपति का सामना करता है। एर्रा श्रीनु के पिता, जो भूपति के लिए वफादार सेवक हैं, हत्या की बात स्वीकार करते हुए सुनते हैं। भूपति गुस्से में आकर सेशु नायडू को मार देता है जब नायडू उसे पद छोड़ने की सलाह देता है। पद्मा से मिलने के बाद घर लौटते समय कुमार बाबू पर भूपति के आदमियों ने हमला किया और उसे घायल कर दिया। चित्ती बाबू साजिश का पता लगाता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है, हमलावरों को दबा देता है।
हालांकि जब चित्ती बाबू प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करने के लिए जाता है तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुमार बाबू की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले कुमार बाबू अपराधी का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन चित्ती बाबू इसे सुनने में विफल रहता है। दुखी होकर चित्ती बाबू ग्रामीणों को भूपति के घर ले जाता है, लेकिन वे पाते हैं कि वह भाग गया है। एक श्रवण यंत्र के साथ चित्ती बाबू काशी सहित एक गिरोह के साथ एक ज्योतिषी के निर्देशों का पालन करते हुए भूपति की तलाश में जुट जाता है। कुमार बाबू के अंतिम संस्कार के बाद रंगम्मा सर्वसम्मति से पंचायत की अध्यक्ष चुनी जाती है। चित्ती बाबू यह निष्कर्ष निकालता है कि उसके भाई का अंतिम शब्द श्रीमन्नारायण था और दाक्षिणामूर्ति से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है, जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। चित्ती बाबू 2 साल तक बेहोश दाक्षिणामूर्ति की देखभाल करता है, उसके ठीक होने की उम्मीद में उसकी देखभाल करने के लिए स्वयं सेवक करता है। जब अन्य लोग उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ देते हैं, मूर्ति अंततः ठीक हो जाता है और चित्ती बाबू उसके निवास पर उससे मिलने जाता है, जहां उसके आगामी मंत्री पद के लिए जश्न चल रहा है। भूपति के बारे में पूछताछ करने पर चित्ती बाबू स्वीकार करता है कि उसने भूपति की हत्या की थी, लेकिन खुलासा करता है कि कुमार बाबू का असली हत्यारा दाक्षिणामूर्ति था, जिसने अपने एनचेज मैन श्रीमन्नारायण को कुमार बाबू को मारने के लिए कहा था, क्योंकि वह पद्मा के साथ उसके संबंध के कारण था। मूर्ति की सबसे छोटी बेटी मूर्ति स्वीकार करता है कि उसने संबंध के लिए अपनी नापसंदगी की है, क्योंकि कुमार बाबू निम्न जाति से ताल्लुक रखता था। चित्ती बाबू खुलासा करता है कि उसने मूर्ति को तब मारने का फैसला किया जब वह कोमा में था, ताकि वह उसे तब मार सके जब उसकी जीने की इच्छा हो। चित्ती बाबू चुपचाप उसे खत्म कर देता है और अपनी पत्नी रमलक्ष्मी के साथ चला जाता है। पद्मा और उसके पति को आते हुए देखकर चित्ती बाबू और रमलक्ष्मी शांति से चले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया हो और अब वे एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की दिलचस्प कहानी? हमें कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। नई कहानियों के लिए जल्द ही मिलेंगे।